हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल बंटी सर क्लासेस में। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। पार्ट 4 तक हम लोगों ने फिजिक्स कंप्लीट कर दिया, चैप्टर 1। ये अब 2-3 वीडियो बस आएगी, शॉर्ट टाइप की, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। और क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि अवतल दर्पण के लिए सिद्ध कीजिए कि r बराबर 2f या f बराबर r/2। यानी जो है वक्रता त्रिज्या जो होती है फोकस दूरी की दुगनी होती है, ये फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अवतल उत्तल दोनों के लिए सिद्ध करवाऊंगा मैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले उत्तल के लिए अवतल के लिए आ रहे हैं। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैंने एक अवतल दर्पण लिया है। अवतल दर्पण का कैसे पता लगा? जिसकी परावर्तक सतह धसी हो अंदर की तरफ, उसका अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी परावर्तक सतह धसी है। बाहर का कलई, बाहर का भाग जो है, मतलब ऊपर का सतह जो है वो कलई किया गया, पीछे का कलई यानी पेंट कर दिए हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। क्या बोलूँगा मैं कि माना m डैश अवतल दर्पण का द्वारक है, या अवतल दर्पण भी कह सकते हैं, लेकिन नहीं, द्वारक मच बेटर रहेगा। माना m डैश अवतल दर्पण का एक द्वारक है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। क्या है? ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है। प्रधान अक्ष के समांतर, ये प्रधान अक्ष है यहाँ से यहाँ तक, मैं इसको नाम दे सकता हूँ, x डैश भी दे सकता हूँ, OB भी दे सकता हूँ, कुछ भी दे सकता हूँ। प्रधान अक्ष के समांतर AB एक आपतित किरण है जो परावर्तित होने के बाद, यानी परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जा रही है। जो परावर्तन के बाद फोकस F से होकर जा रही है। C क्या है? ये क्या कर रखा है मैंने? तो C जो है अभिलंब, ठीक है। BC जो है वो अभिलंब है, ठीक है। अभिलंब क्या करता है? आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच में कोण बना देता है, वो बन जाता है आपतन कोण, ये बन जाता है परावर्तन कोण। जब ये अभिलंब आ गया तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर ये गोलीय दर्पण का भाग है, ये आप इसको समझिए पहले, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, ये हो गया वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ये इस गोले का भाग है, ये मिटा दिया मैंने, तो ये वक्रता केंद्र ही है, ठीक है। तो पहले अभी समझा दूँ, तो ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये उस गोले का भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है वक्रता त्रिज्या है। लेकिन ये क्या हो रहा है कि ये समझना एक चीज़ और है, यहाँ C है, ये वक्रता केंद्र था, यहाँ जो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कौन आ रहा है? P। यानी ये भी कह सकता हूँ कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी एक चीज़ आपको मिली, सॉल्यूशन करना है हम लोगों को। एक चीज़ आपको मिली कि PC जो है, PC इक्वल R लिख सकता हूँ मैं, जरूर लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही अगर आप समझेंगे कि फोकस दूरी के लिए क्या लिखेंगे आप, तो फोकस दूरी क्या होता है? ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी F के लिए, स्मॉल f के लिए क्या लिख सकता हूँ? PF। यानी क्या मिला मेरे को एक और कि PF इक्वल स्मॉल f। ये स्मॉल f क्या है? ये स्मॉल f क्या है? फोकस दूरी। ये वाला f क्या है? फोकस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन की तरफ अच्छे से आएंगे। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो जानना बहुत ही ज़रूरी था, ठीक है। अब एक और चीज़ जानेंगे। अब एक और चीज़, ये जो है अभिलंब डाला गया है, अभिलंब डालने के बाद यहाँ I हो गया, एंगल I, और ये एंगल R। तो एक चीज़ और जानते हैं परावर्तन के नियम से कि आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि आप यहाँ लिखूंगा परावर्तन के नियम से क्या होता है? परावर्तन के नियम से एंगल I जो होता है, यानी आपतन कोण जो होता है, एंगल I जो होता है वो एंगल R के बराबर होता है। जानते हैं ना? आप लोगों ने अगर नहीं देखा है पार्ट टू में प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या की गई है, जरूर देखें अगर नहीं देखा है तो। एंगल I जो है एंगल R के बराबर होता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यानी एंगल I कहाँ से बन रहा है? ABC। यानी एंगल ABC बराबर होगा एंगल CBF के, एंगल
BF के। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब एक और चीज़ आपको जानना है कि ये जो होता है एंगल आई, इसको समझिएगा, ठीक है। ये एकांतर कोण जो होता है बराबर होता है, यानी इस ये आगे जैसे आप पढ़े होंगे, चतुर्थांश पढ़े होंगे, या फिर जब मैथ के स्टूडेंट बिहार के हैं तो मैथ में तेज तो होंगे ही भाई, कुछ बच्चे अपवाद मिल जाते हैं, ठीक है। तो इसकी बात अगर मैं करूँगा तो यहाँ 4 कोण बन रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला हिस्सा किसके समांतर होगा? एकांतर बोलता है ये एक बाहर होगा तो एक अंदर होगा, तो ये इसके बाहर, इसके तिरछे में इधर, ठीक है। तो ये जो है इसके बराबर होगा। सेम अगर कंडीशन कहूँगा तो ये जो है इसके बराबर होगा, ऐसे ऐसे करके समझा जाता है। यानी एंगल आई जो है एंगल थीटा, ये थीटा है, थीटा कोण को बोलते हैं, तो कोण को दिखाने के लिए कहते हैं। यानी क्या होगा कि एंगल आई इक्वल एंगल थीटा, या थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे सीधा, एंगल की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या है ये? एकांतर कोण, एकांतर कोण, एकांतर कोण हो गया। एक और चीज़ अगर देखिए कि आई जब थीटा के बराबर है तो थीटा जो है वो आर के बराबर भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आई आर के भी तो बराबर है। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि एंगल आई इक्वल एंगल थीटा इक्वल एंगल आर, ठीक है। इससे आपको एक और चीज़ आपको जानने के लिए मिली कि यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मिटा सकता हूँ मैं। यहाँ से यहाँ तक एक ट्रायंगल बन रहा है जो है BCF, ये है थीटा, ये है आर। जब ये दोनों बराबर हैं तो कौन सा त्रिभुज होगा? कौन सा त्रिभुज आएगा? अरे भाई, आपको भी पता है कि त्रिभुज में अगर आप क्वालिटी के हिसाब से देखेंगे, भुजा के हिसाब से देखेंगे, तो समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है, तीनों कोण भी बराबर होते हैं। उसी प्रकार समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जिसकी 2 भुजा बराबर होती है ना, तो 2 कोण भी बराबर होते हैं। यानी एंगल आर जो है एंगल थीटा का बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज बना देते हैं ऐसा करके, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या हुआ है? कौन से समद्विबाहु त्रिभुज में अगर आप देखेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज BCF में क्या देखेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज में मैंने बताया कि एक चीज़ और जानिएगा कि जो होता है थीटा, जैसे ये बराबर है, तो जब थीटा बराबर होता है उसके सामने की भुजा बराबर होती है। अब पहचानेंगे ना कि कौन सी भुजा बराबर है, तो सबसे पहले क्या करें? थीटा के सामने वाली भुजा बराबर होती है। यानी ये थीटा है, इसके सामने वाला कौन है? BF। एक और यहाँ पे थीटा, ये भी थीटा का ही काम कर रहा है ना, आर एंगल है, तो ये जो है किसके सामने? CF। यानी BF बराबर है CF के, BF बराबर है CF के। क्या समझे हम लोग कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, ये नहीं, ठीक है। यानी एंगल नहीं, भुजा ही बोल देते हैं, भुजा कौन सी? BF बराबर है CF के। समझाना है कैसे? क्यों? क्योंकि कोण के सामने इसको मैं बोल देता हूँ कि स्पेस ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। कोण के सामने की भुजा बराबर होती है, जो भी कोण होगा उसके सामने की भुजा एक दूसरे के बराबर होती है। ये थीटा है, इसके सामने कौन है? BF, ये बराबर है। ये R है, इसके सामने कौन है? CF, ये बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो इसको मैं समीकरण इसको 1 लेके छोड़ देता हूँ, ये समीकरण 2 था, ठीक है। इसका यूज़ होगा, अब भी होगा। जस्ट एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जो है दर्पण, ये जो B दिख रहा है ना आपको, B, ठीक है। B जो दिख रहा है कहाँ से जा रहा है भाई? ये F है, ये B है। इसको रफ कर देता हूँ मैं, ये B है और ये P है, ये P है। अब इसमें हो क्या रहा है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि आपको देख कर लग रहा है कि ये जो FB है यानी BF है, ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है।
लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्लोज है, बहुत ही क्लोज है, एकदम इसी लाइन पे है, इसी लाइन पे, ठीक है, पी एफ के क्लोज है। बस हम लोगों ने क्या कर दिया उसको, जैसे हम लोग कहते हैं ना जूम जूम जूम, है ना, तो जूम करते करते मैंने इसको दिखाया ना, तो थोड़ा सा दूर हो गया है। अब दूर होते होते एक ऐसा लग रहा है कि ये बराबर नहीं है, बड़ा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जो है बराबर है। तो हम कहेंगे चूंकि बिंदु P, या कह सकते हैं बिंदु B P के बहुत निकट है, बहुत निकट है, वो तो हम लोगों ने दिखाया है समझाने के लिए, ठीक है। तो ये दिखाना है कि समझाने के लिए मेरे को कर रखा, नहीं तो बहुत ही छोटा फिगर है, बहुत ही नज़दीक आप वहाँ से पकड़ नहीं सकते थे, इसीलिए कर रखा है। तो बिंदु B P के बहुत निकट है, इसीलिए क्या कहना चाहता हूँ मैं, ये पकड़ना है आपको, क्या कहना चाहता हूँ कि जो BF जो है बराबर होगा किसके, PF के। समीकरण 3 ले सकता हूँ मैं, तो BF जो है वो PF के बराबर है। तो हम कहेंगे समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 तथा 3 से LHS कट हो जाएगा, यानी CF बराबर है PF के। क्या मतलब, समझना क्या चाहते थे आप, यूँ भी कह सकते हैं कि BF जब CF के बराबर है, यहाँ BF PF के बराबर है, तो कुल मिला के बात इतना कि BF CF के बराबर है, और उल्टा ये BF PF के बराबर है, यानी CF PF के बराबर हो सकता है ना। मैं कहूँगा कि 2 आम मेरे पास है, 2 आम मेरे बड़े भाई के पास है, अब सॉरी 2 आम मेरे बड़े भाई के पास है, और जितने आम मेरे बड़े भाई के पास है उतने ही आम रामू के पास है। तो बड़े भाई के पास भी 2 आम है, तो रामू के पास भी 2 आम है, यानी कुल मिला के बात इतना है कि रामू के पास जितना है उतना मेरे पास भी है, कुल मिला के यही बात है, ठीक है। तो CF बराबर है PF के, इसको रफ करके यहाँ आ जाते हैं, थोड़ा सा बस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग समझ गए, यहाँ तक आ गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। CF बराबर है PF के। अब हम लोगों ने एक चीज़ और जानी थी कि यहाँ से यहाँ तक PC का सफ़र अगर मैं तय करूँगा तो कितने हिस्सों से जुड़ कर बना है, PF प्लस CF, ठीक है। आप देखिए PC है PC, PF, इस CF की जगह पे भी मैं PF लिख सकता हूँ ना, CF की जगह पे भी PF लिख सकता हूँ ना। लीजिए आप लोगों के लिए एक और इक्वेशन बढ़ा देता हूँ, समीकरण 4 है, ठीक है। PF की जगह पे CF लिख सकता हूँ, CF की जगह पे PF लिख सकता हूँ, तो CF की जगह पे मैं PF ले रहा हूँ, यहाँ लिखूँगा समीकरण 4 से, ठीक है, समीकरण 4 से। तो यानी क्या है, PC बराबर 2PF। इस PC को ध्यान से देख लेना, एकदम ध्यान से PC ध्यान से दिख रहा है। PC की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, अरे भागेगा नहीं, यहाँ है PC बराबर R होता है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उसी हिसाब से कि 2PF की जगह पर स्मॉल f, यानी क्या है, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी R बराबर 2F प्रूफ हो चुका है फर्स्ट। दिक्कत है किसी को, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो R बराबर 2F, यहाँ पे इक्वेशन जो है साबित हो गया हम लोगों का। तो यहाँ पर अगर आपको पूछेगा, इतना पूछेगा तो इतने पर छोड़ देना है, तो यहाँ लिख लेना है प्रूफ। लेकिन अगर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, जैसे F बराबर R/2, तो जब इतना कर लिए तो एक और स्टेप में आप क्या कह सकते हैं कि F इक्वल ये 2 मल्टीप्लाई में, इधर आने के बाद डिवाइड में, यानी F इक्वल R/2। अगर आपको यहाँ पे है तो यहाँ आप कर लीजिएगा, यहाँ प्रूव कर लेना है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छे से एक बार देख लीजिए। तो क्या आप हम लोग उत्तल दर्पण में, क्योंकि उत्तल दर्पण में काफ़ी कम मिलता है आप लोगों को, ठीक है, तो उत्तल दर्पण को भी हम लोग सिद्ध कर देंगे अभी, ठीक है। मैथ देखिए, उत्तल दर्पण को सिद्ध करने से पहले
मैथ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब उत्तल दर्पण, क्योंकि इसी कारण से क्या होता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी नहीं आता है और काफ़ी स्टूडेंट पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो इस कारण से भी होता है, लेकिन मैथ को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि छोटा सा कॉन्सेप्ट था मैथ का, ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है मैथ का। अब कह रहे हैं कि उत्तल दर्पण के लिए सिद्ध करिए कि R बराबर 2F या F बराबर R/2। तो फिगर यहाँ बन गया उत्तल दर्पण का। इसको समझना है पहले क्या है कि मान लिया कि MM' एक उत्तल दर्पण है, ठीक है, जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र C है ना, और AB आपतित किरण है जो परिवर्तन के बाद BD की ओर जाती है, BD परावर्तित किरण का निर्माण करती है। तो लेकिन उसको पहुंचना कहाँ था, फोकस के पास, तो फोकस की तरफ एक काल्पनिक रेखा खींचिए, क्योंकि उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जैसे काल्पनिक रेखा से ये जो है समझ ही गए होंगे कि अभिलंब डाला गया है, कि अभिलंब डाला गया लेकिन इसको पहुंचा दिया गया है आगे C तक, ठीक है। इतना किया गया है हम लोगों ने, ठीक है, इतना हम लोगों ने किया है। अब अगर सिद्ध करने के लिए अगर हम आए तो सबसे पहले करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से अगर आप आते हैं तो एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है, एंगल I जो होता है एंगल R के बराबर होता है। तो यानी कुल मिला के बात इतनी कहना चाहता हूँ कि एंगल I की वैल्यू, मतलब एंगल I को क्या लिख सकते हैं, ABE, एंगल ABE जो होगा बराबर होगा किसके, एंगल EBD के, एंगल EBD के, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेता हूँ। अब दूसरी बात अगर मैं कहूँगा कि एंगल R जो है एंगल थीटा के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों जो हैं शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी क्या कहूँगा कि एंगल R इक्वल एंगल थीटा, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अगर देखने में बोर्ड में दिक्कत हो रही है तो कोई नहीं, ठीक है, अगर राइटिंग समझ आ रही है तो, क्योंकि इसके नीचे आपको PDF है, ठीक है, उसको अच्छे से आपको बैठ के पहले समझना जरूरी है, समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे R की जगह पे क्या लिख सकता है, एंगल R की जगह पे एंगल EBD लिख सकता हूँ ना, ठीक है। एंगल EBD जो बराबर होगा एंगल थीटा का, थीटा की जगह पे क्या, FBC, एंगल FBC, समीकरण 2। तो ये दिख रहा है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से क्या मिला आप लोगों को, 1 तथा 2 से आपको ये मिला ना कि जब ये ABE EBD के भी बराबर है तो EBD इसके बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे कि नहीं, है ना, अभी बताया था मैंने कैसे। तो ABE एंगल ABE बराबर होगा किसके, एंगल FBC के। इसको समीकरण 3 लेके छोड़ रहा हूँ, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, वापिस आऊँगा इस पर ठीक है, समीकरण 3। अब एक और चीज़ समझिएगा, कहूँगा चूँकि AB जो है समांतर है, AB समांतर है किसके, PC के, प्रधान अक्ष के समांतर है, तो प्रधान अक्ष तो यहाँ पे नहीं काम करेगा क्योंकि यहाँ पे क्या लेके जाए, तो PC के समांतर बढ़ेगा ना उधर, यानी AB जो है समांतर है PC के। इसलिए तो जब समांतर होता है तो उसको संगत कोण भी बराबर होता है। तो संगत कोण इसका फाइंड कैसे करेंगे, देखिए संगत कोण, ठीक है, संगत कोण क्या होता है, जैसे ये है तो इसका बाहर, सॉरी संगत कोण है तो ये जो है ना, तो इसी के साथ इसका साथी कौन हो सकता है, इसका साथी कौन है, जैसे मैं करूँगा ये बना दिया यहाँ पे, एक यहाँ बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 या 8 है, ये थोड़ा सा तिरछा हो गया, 7, तो ये 8, तो ये साथी कौन होगा, तो एक का साथी ये भी इधर है ना, तो यहाँ शुरुआत हो रही है, यहाँ से यहाँ शुरुआत हो रही है इससे, है ना, यहाँ ये है तो यहाँ ये है, 2 का 6, तो संगत 7 है ना, संगत बोला था, संगत बहुत प्रभावित करेगी आपको, संगत अच्छी रखिएगा, बार बार बताता हूँ मैं। तो AB समांतर है PC के, तो संगत कोण यानी क्या, एंगल I यानी AB, इस संगत कोण को मैं बता दूं, ये है संगत कोण, ठीक है,
संगत कोण है ये वाला ब्लू से कर रहा हूँ, ये और ये वाला, ठीक है। तो संगत कोण है यानी एंगल ABE, एंगल ABE बराबर होगा किसके, एंगल ये है ना, तो हाँ कह सकता हूँ BCF भी कह सकता हूँ या FCB भी कह सकता हूँ, ठीक है। BCF, एंगल BCF ले रहा हूँ क्योंकि C को बीच में रहना है बस, BCF। अरे वाह, देखिए तो ABE समांतर हो गया, तो यानी फिर इक्वेशन क्या ले लेंगे 4। इक्वेशन 4 के हिसाब से फिर हम लोग क्या कहेंगे, ये चूंकि इसलिए का मैटर समझ लीजिएगा, चूंकि है, एक बार ये चूंकि लिख देता हूँ मैं क्योंकि कैमरे में पता नहीं कैसा आ रहा होगा। संगत यहाँ लिख लूँ ना, इसको मिटा दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। संगत कोण है, ये संगत कोण है, लिखूँगा समीकरण कौन किसके अनुसार, 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा 4 से। समीकरण 3 तथा 4 से क्या समझना है कि ये से कट हो गया, तो यानी एंगल FBC बराबर होगा एंगल BCF के, ठीक है। एंगल FBC बराबर होगा एंगल BCF के, यानी कुल मिला के बात इतना है कि एंगल FBC बराबर होगा FCB के, यानी कुल मिला के बात तो ये दोनों भी बराबर निकले, वाह एकदम, ठीक है। यानी कुल मिला के बात जितना ये थीटा है उतना ये थीटा है। फिर कौन सा त्रिभुज बना, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज किसमें, FBC में। क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो कोण बराबर होते हैं उसके सामने की भुजा, इसको निकाल लीजिए भाई बाहर, ब्लू से करता हूँ मैं, इसको पकड़ कर खींच लीजिए बाहर भाई आप निकलिए, आपसे हमको काम है, पीटना नहीं है, बनाना है सवाल को, थीटा गुंडागर्दी नहीं, ठीक है। FBC BFC पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए तो पढ़ाई में ये सब बातें नहीं, बस समझाना है क्या है। ये दोनों बराबर है, यहाँ एक थीटा, ये दोनों, तो थीटा के सामने वाला बराबर था यानी FC, ठीक है। थीटा के सामने वाला ये वाला है और इसके सामने कौन है, इसका हाँ FB, ठीक है। यानी ये दोनों फिर बराबर आ गए, यानी समद्विबाहु त्रिभुज FBC में, ये वाला FBC में क्या कह सकता हूँ मैं कि समद्विबाहु त्रिभुज FBC में BF बराबर है FC के। वो भाषा नहीं लिखूंगा मैं क्योंकि लिख चुका हूँ फर्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छे से आपको बस समझना है, यहाँ पे BF जो है FC के बराबर है, ठीक है। BF बराबर FC, तो यहाँ आपको एक चीज़ और समझना है, वही चीज़ बता रहा हूँ कि जो बिंदु P है वो बिंदु B है वो P के बहुत ही निकट है, एकदम निकट है, सटीक है एकदम। तो यहाँ वही बात बोलने वाला हूँ कि बिंदु B P के बहुत निकट है, बहुत एकदम क्लोज फ्रेंड है, बहुत ही निकट है, ठीक है। पहले ही बोला है स्मार्ट बोर्ड नहीं, स्मार्ट पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। लोगों का गलत कहना है, लोगों की गलत काल्पनिक बातें हैं कि स्मार्ट बोर्ड होगा तब पढ़ाई होगी, नहीं, पढ़ने का मन जुनून होना चाहिए, ठीक है। तब आपको ना मौसम से लेना देना होगा और ना बोर्ड से और ना टीचर से, तो लेना देना पड़ता है क्योंकि टीचर का भी तो पढ़ाने का जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा जुनून हो चुका है, अब आप लोग देखिए आप लोगों में जुनून है कि नहीं, कमेंट में बताइएगा जुनून है, ठीक है। रात दिन एक करना पड़ेगा। देखिए बिंदु B P के बहुत ही निकट है, तो यानी इससे क्या समझ में आया कि जो होगा BF जो है यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको ऐसा चलेगा कि PF परावर्तन तो यहाँ हो रहा है ना, इससे लेना नहीं था, ये तो अभिलंब था। PF जो है बराबर होगा किसके, BF के,
ठीक है। पी एफ जो होगा बी एफ के बराबर होगा। आपको इक्वेशन सेट करना है तो इक्वेशन यहाँ पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इक्वेशन हो गया है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो चुका है, ठीक है। तो पी सी बराबर क्या होता है, पहले पी सी को समझ। पी सी बराबर क्या होता है, पी एफ होगा, इतने हिस्से को जोड़ेंगे और इतने हिस्से को, पी एफ प्लस एफ सी, ठीक है। कोई दिक्कत है, तो पी सी है तो पी सी, पी एफ है तो पी एफ सी को देखिएगा, एफ सी या सी एफ को देखिए, एफ सी है, एफ सी यहाँ पे है ना, एफ सी की जगह पे बी एफ, और बी एफ की जगह पे कौन, बी एफ की जगह पे कौन, पी एफ। यहाँ एक और चीज़ लिख सकता हूँ कि पी एफ इक्वल एफ सी हो सकता है ना, वही समीकरण। इसको 6-7 ले सकते थे, समीकरण 6 तथा 7 से। समझ रहे हैं ना बात को, कि जब ये इसके बराबर है तो वो उसके बराबर है। पी एफ बराबर बी एफ, यानी कुल मिला के बात इतना है, बी एफ बराबर था सी एफ के एफ सी के, तो यहाँ बी एफ की जगह पे क्या आ सकता है, सी एफ भी आ सकता है एफ सी, तो यानी पी एफ की जगह पे एफ सी की जगह पे पी एफ, यानी कुल मिला के बात इतना है, मेरा आंसर आने वाला है भाई पी सी बराबर 1 पी एफ 2 पी एफ, कितना पी एफ 2 पी एफ। पी सी ध्रुव और वक्रता त्रिज्या के बीच, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, यानी आर। दो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये हो गया आपका प्रूफ। समझ में आया बात समझ में आई है। ये इक्वेशन 6 ले सकता हूँ मैं, क्योंकि आप यहाँ पे जो लेना है उसके हिसाब से, ठीक है। अब इससे आप क्या साबित कर सकते हैं, एक और चीज़ कि f जो होता है वो आधा होता है, फोकस दूरी आधी होती है, r/2 हो गया समीकरण 7। अब जहाँ तक आपको बोल रहा है प्रूफ करने के लिए प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि वीडियो ख़त्म होने वाली है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में तो बताना है ही, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मुझे तो लग रहा है। आप लोग बताइए कमेंट में कि सर इजी तरीके से हुआ, समझ में आया है कि नहीं। अगर नहीं आया है तो क्या कर लेना है, आपको पीडीएफ एक बार है नीचे, उसको देख लेना अच्छे से। और जब ये ऐसी चीज़ है ना कि आपको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। कंटिन्यूअस वीडियो आ रही है, आप पढ़ते रहिए मन लगा।